जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मिश्रण के घटकों को पृथक करना। तो इससे पहले वीडियो हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा, जिसमें विषमांगी मिश्रण के घटकों को सामान्य विधियों जैसे हाथ से चुनकर या छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, परंतु कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको सामान्य विधियों छानन विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रणों को पृथक करने के लिए कुछ विशेष विधियों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए वाष्पीकरण विधि, अपकेंद्रण विधि, पृथक्करण विधि, उदरपातन विधि, क्रोमेटोग्राफी, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि और क्रिस्टलीकरण विधि। इन विधियों का उपयोग ऐसे मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जिनको सामान्य विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 8 विधियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली विधि हमारी है जिसका नाम है वाष्पीकरण विधि। यह विधि ऐसे मिश्रणों को पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है जिनमें एक घटक वाष्पीकृत होने वाला हो। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव को धीरे धीरे वाष्प में बदला जाता है ताकि उसमें घुला हुआ ठोस पदार्थ अलग किया जा सके। इस विधि का उपयोग नमक को समुद्री जल से पृथक करने के लिए, चीनी के घोल से वाष्पीकरण द्वारा चीनी को अलग करने के लिए, शाही के मिश्रण से रंग द्रव को पृथक करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है अपकेंद्रण विधि। इस विधि का उपयोग या मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जिनमें मिश्रण के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें छानन विधि द्वारा या वाष्पीकरण द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो जब ठोस के कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब मिश्रण को तेज गति से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इस विधि का उपयोग डेयरी तथा घर में दही मक्खन निकालने के लिए, कपड़े धोने की मशीन में कपड़ों को सुखाने के लिए तथा प्रयोगशाला में रक्त तथा मूत्र की जांच करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी विधि आती है पृथक्करण विधि। इस विधि का उपयोग ऐसे मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जो एक दूसरे में अघुलनशील हो। तो इस विधि का उपयोग 2 अघुलनशील द्रवों को पृथक करने में किया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब 2 अघुलनशील द्रवों को मिलाया जाता है तो वे अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों के रूप में क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जब तेल व द्रव को मिलाया जाता है तो तेल अपने कम घनत्व के कारण जल के ऊपर एक परत के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पृथक्करण विधि द्वारा इसे आसानी से अलग किया जा सकता है। इसका उपयोग तेल तथा जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए तथा धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी विधि आती है जिसका नाम है उदरपातन विधि। इस विधि का उपयोग ऐसे मिश्रणों को पृथक करने में किया जाता है जिनमें कम से कम एक घटक ऐसा उपस्थित हो जिसका उदरपातन संभव हो। एग्जाम्पल के रूप में अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और कपूर ऐसे कुछ घटक हैं जिनका उदरपातन होता है। उदरपातित हो सकने वाले ठोस पदार्थों की अशुद्धि को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि तभी उपयोगी है यदि एक उदरपातित होने वाला घटक उपस्थित हो। इस विधि का उपयोग अमोनियम क्लोराइड, कपूर या एंथ्रासीन जैसे घटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इसके लिए कपूर तथा नमक के मिश्रण को एक चीनी मिट्टी की प्याली में लिया जाता है तथा इसके ऊपर एक कीप को उल्टा रखा जाता है। कीप के ऊपरी सिरे को रुई की सहायता से बंद कर दिया जाता है तथा चीनी मिट्टी की प्याली को बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है। जब मिश्रण धीरे धीरे गर्म होता है तो उसमें से कपूर वाष्पीकृत होकर कीप के ऊपरी सिरे पर एक ठोस के रूप में जम जाता है और ठोस कपूर व नमक मिश्रण अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट हमारी विधि आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका हिंदी में अर्थ होता है रंग। तो यह विधि ऐसे मिश्रण को पृथक करती है जिसमें अलग अलग रंग घुले हुए हों। तो 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। और यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो रंग जल में अधिक घुलनशील होता है वह तेजी से ऊपर चढ़ता है,
जिससे वह विभिन्न रंगों की परत की पट्टियाँ बनाता है या बन जाती है। क्रोमेटोग्राफी में जैसे हम किसी रंग के मिश्रण को जल के अंदर डुबोते हैं तो पेपर के ऊपर हम देखते हैं कि रंग की अलग अलग ऐसे पट्टियाँ बन जाती है। जो रंग जल में ज़्यादा घुलनशील होता है वह तेज़ी से ऊपर चढ़ता है और ऊपर सबसे ऊपरी पट्टी बनाता है। उससे कम घुलनशील द्रव उससे नीचे वाली पट्टी बनाता है। तो अलग अलग पट्टियों के रूप में अवस्थित हो जाता है। उसके बाद उन्हें अलग अलग किया जा सकता है। तो इस विधि का उपयोग किस में किया जाता है? इस विधि का उपयोग डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने के लिए तथा रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी विधि आती है आसवन विधि। दो घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जो विघटित हुए बिना तथा घटकों के बीच में क्वथनांकों के मध्य 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो, तो यह विधि केवल उन मिश्रणों को पृथक करने में उपयोग की जाती है जिनके क्वथनांकों के बीच 25 केल्विन से अधिक का अंतर हो। इसमें मिश्रण को गर्म करने पर जिसका क्वथनांक सबसे कम होता है उसका वाष्पीकरण सबसे पहले होता है तथा उसके बाद कम क्वथनांक वाले घटकों का पृथक्करण होता है, जिसके कारण सबसे पहले कम क्वथनांक वाले घटक का वाष्पीकरण किया जाता है तथा उसे उसके बाद जल संघनक की सहायता से द्रव में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए आसवन फ्लास्क के अंदर जल तथा एसीटोन के मिश्रण को लिया जाता है तथा उसे धीरे धीरे बर्नर के द्वारा गर्म किया जाता है। तो हम देखते हैं कि एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस जल के क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण जल की अपेक्षा पहले वाष्प अवस्था में बदल जाता है और जैसे ही वाष्प अवस्था में बदलता है वह जल संघनक से होकर गुजरता है। तो जो एसीटोन की वाष्प है वो जल संघनक में गुजरने के कारण वापस द्रव अवस्था में बदल जाती है और जल और एसीटोन का मिश्रण अलग अलग हो जाता है। इस मिश्रण का उपयोग किस में किया जाता है? तो एसीटोन तथा जल के मिश्रण को पृथक करने में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। शराब निर्माण में किण्वित घोल से इथेनॉल को पृथक करने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारी विधि आती है प्रभाजीय आसवन विधि। यह विधि आसवन विधि के समान है, केवल थोड़ा सा फर्क ये है कि इस विधि का उपयोग केवल उन्हीं घटकों को अलग अलग करने में किया जाता है जिनके क्वथनांकों के बीच अंतर है जो 25 केल्विन से कम का हो। अगर 25 केल्विन से ज़्यादा का अंतर है तो हम आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं, परंतु अगर अंतर क्वथनांकों के बीच 25 केल्विन से कम हो तो उन्हें प्रभाजीय आसवन विधि से पृथक किया जाता है। इसका उपकरण भी आसवन विधि के समान है, परंतु उसमें केवल आसवन फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ को जोड़ा जाता है। ये हमारा जल संगणक है और ये हमारा हो गया प्रभाजी कॉलम जो किनके बीच लगा हुआ है? जल संगणक और आसवन फ्लास्क के बीच। किसको लगाया जाता है? ये प्रभाजी कॉलम। प्रभाजी कॉलम या प्रभाजी स्तंभ क्या चीज़ होता है? यह एक नली होती है जो शीशे के टुकड़ों या गुटकों से भरी जाती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा करने और संघनित करने में काम आते हैं। इस विधि का उपयोग पेट्रोलियम उत्पादों से उसके विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए तथा वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें सर्वप्रथम वायु को दाब बढ़ाकर तथा ताप को कम करके द्रवावस्था में बदला जाता है। उसके बाद द्रवीय वायु को प्रभाजीय आसवन द्वारा धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जिससे सबसे कम क्वथनांक वाली गैस सबसे पहले वाष्पीकृत होती है, उसके बाद उससे कम क्वथनांक वाली, उसके बाद उसके कम क्वथनांक वाली। जैसे आप टेबल में देखोगे तो सबसे कम क्वथनांक है नाइट्रोजन का और उससे कम है ऑर्गन का और उससे कम है ऑक्सीजन का। तो जब हम गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन सबसे पहले वाष्पीकृत हो जाती है, उसके बाद आर्गन और उसके बाद ऑक्सीजन। तो इस डायग्राम में आप देखोगे सबसे पहले क्या किया जाता है? गैस को कंप्रेस किया जाता है और उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है। उसके बाद उसको हीट के द्वारा गर्म करके वाष्प अवस्था में बदला जाता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले वाष्पीकरण किसका होता है? नाइट्रोजन का। जब नाइट्रोजन का वाष्पीकरण होता है तो उसके बाद इसको ठंडा किया जाता है और धीरे धीरे इसको द्रव अवस्था में चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले ऑर्गन और नाइट्रोजन को गैस अवस्था में बदल के निकाल दिया जाता है बाहर। उसके बाद जो बची हुई गैस है उसको गैस अवस्था से द्रवीकरण अवस्था में लाकर लिक्विड ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारी विधि आती है क्रिस्टलीकरण विधि। इस विधि का उपयोग वाष्पीकरण विधि से प्राप्त होने वाले ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि में शुद्ध ठोस पदार्थों को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया जाता है।
इस विधि में सर्वप्रथम एक प्याली के अंदर अशुद्ध पदार्थ को लिया जाता है, फिर उसको जल के न्यूनतम मात्रा में घोल कर एक घोल को तैयार किया जाता है। इस घोल को छानकर अशुद्धियों को दूर कर लिया जाता है। फिर जो घोल प्राप्त होता है उसे संतृप्त बनाने के लिए घोल को धीरे धीरे गर्म किया जाता है और वाष्पीकरण करवाया जाता है। कुछ देर वाष्पीकरण के बाद जब संतृप्त विलयन प्राप्त हो जाता है तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब विलयन ठंडा होता है तो कुछ समय बाद हमें चीनी मिट्टी के प्याले में शुद्ध ठोस के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस विधि का उपयोग समुद्री जल द्वारा अशुद्ध नमक को शुद्ध करने के लिए, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को शुद्ध करने के लिए, कॉपर सल्फेट के अशुद्ध नमूने को भी पृथक करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि जो नॉर्मल वाष्पीकरण विधि है उससे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे पदार्थ भी है जैसे चीनी, उनका डायरेक्ट वाष्पीकरण करवाया जाता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो चीनी प्राप्त होती है उसमें जो क्रिस्टल होते हैं वो झुलस जाते हैं। दूसरा, छानने के बाद भी विलेय पदार्थ में कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती है जो वाष्पीकरण के बाद भी ठोस को दूषित कर देती हैं। तो ये दो कारण हैं जिनके कारण क्रिस्टल विधि वाष्पीकरण विधि की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो ये थी हमारी 8 विधियाँ। थैंक यू।